नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है वेडनेसडे और आज हम उत्तराखंड की क्लास पढ़ते हैं। आज हम उत्तराखंड कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। उत्तराखंड का सामान्य परिचय में हमने छोड़ा था। आज हम उसके दूसरे भाग में बढ़ेंगे और आगे की जो डिटेल है उत्तराखंड राज्य के बारे में वो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उत्तराखंड का, उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री, अगली क्लास जो होगी हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, कैसे कौन सी सरकार थी, कौन से राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल के बारे में बता दिया था। देश के राज्यों के क्रम में मैंने आपको बता दिया था इसका 27वां स्थान था। हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका स्थान 11वां था। ठीक है, आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ चुके थे कि जो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके, प्रथम चीफ मिनिस्टर थे आपके, वो नित्यानंद स्वामी थे। और जो प्रथम गवर्नर थे आपके, जो राज्यपाल थे आपके प्रथम, वो सुरजीत सिंह बनराला थे। सुरजीत सिंह बनराला थे। तो आज इससे आगे बढ़ेंगे। तो जब भी भारत में किसी नए राज्य का गठन किया जाता है, जब भी भारत में किसी नए राज्य का निर्माण होता है, तो एकदम गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ इलेक्शन कराए जाए। ठीक है, तो वैसे उत्तराखंड में होगा। तो ये जो आपके सीएम अपॉइंट हुए हैं डायरेक्ट सेंटर से हुए हैं। मैंने बताया था आपको, जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे आजकल कश्मीर में जो हालात हैं वो तो चलो आपको आगे पता चल जाएगा। तो जब भी भारत में कोई नया राज्य बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो केंद्र में, सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है, वहीं से आपके प्रतिनिधि आते हैं। तो ये जो आए हैं आपके नित्यानंद स्वामी, इन्हें सेंटर ने अपॉइंट किया। अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो आपको इलेक्शन की मैंने डेट बताई थी कि जो अपने यहाँ इलेक्शन होंगे, प्रथम विधानसभा चुनाव होंगे, वो 14 फरवरी 2002 को पहला इलेक्शन होगा। और इस पहले इलेक्शन में जो पार्टी सरकार बनाएगी वो कांग्रेस होगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो आपके नारायण दत्त तिवारी बनेंगे। नारायण दत्त तिवारी। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित, शब्द याद रखना है आपने, उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो आपके नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है, ये अंतर आप जरूर ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना कि अगर प्रथम सीएम नॉर्मल पूछेगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी थे। पर जहां पे वो निर्वाचित शब्द जोड़ लेगा, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, जनता ने विधायक चुने, विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री चुना है। ठीक है, तो प्रथम निर्वाचित मतलब जनता द्वारा चुने गए कौन थे, तो वो नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है, तो इलेक्शन भी हो गए। इसके बाद जब इलेक्शन राज्य में हो चुके हैं हमारे, तो उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो आता है हमारे प्रतीक चिन्हों पे। कुछ राजकीय चिन्ह भी होते हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे राजकीय चिन्ह थे वो क्या क्या थे। ठीक है, जैसे आपके राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय फूल होता है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु होता है, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, ये सब होते हैं। वैसे राजकीय भी होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राजकीय चिन्हों के बारे में। राजकीय प्रतीक चिन्ह, जो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह थे वो, तो ये बहुत ही ईजी है, ये आप सब लोगों को पता है। ये तो अब छोटा सा जो बच्चा होगा उसे भी पता होंगे प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है कि 2001 में हमारे राज्य चिन्हों का डिसाइड किया जाएगा, निर्धारित होंगे। तो क्या क्या हमारे देश के राज्य के राजकीय चिन्ह होंगे, तो उनमें सबसे पहले आपने याद रखना है राजकीय पशु। राजकीय पशु, स्टेट एनिमल। राजकीय का मतलब स्टेट। ठीक है, राज्य का जो पशु होगा उसका नाम है कस्तूरी मृग। उसका नाम है कस्तूरी मृग। ये आपका क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है। जो भी प्रतीक चिन्ह है उसका आप वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो, अब तो ये तो बच्चों का क्वेश्चन हो गया कि राजकीय पशु क्या है, तो बच्चों को भी पता है ना। तो आपको थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो ऐसा आप देख लेंगे, आपको बुक्स में मिल जाएगा, मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी मृग की एक खासियत होती है, ये नॉर्मल हिरणों से कैसे अलग होता है, ये हिरण अलग कैसे होता है। एक तो इस हिरण के दांत होते हैं। दांत मीन्स कि जैसे नॉर्मल हिरण, उनके नॉर्मल दांत होते हैं, इसके दो दांत ऐसे बाहर निकले हुए रहते हैं। अगर आपने फोटो देखी होगी तो उसके जो दो दांत हैं वो बाहर निकले होते हैं। इसकी जो मेन खासियत होती है, इसकी नाभि में एक लिक्विड पाया जाता है। इसकी जो नाभि होती है उसमें एक द्रव पदार्थ, एक लिक्विड पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुशबू वाला होता है।
और ये बहुत यूज में आता है ना, जैसे आपके स्टेरॉइड होते हैं, शक्तिवर्धक दवाएं होती हैं, इसके अलावा जो आपके महंगे महंगे परफ्यूम होते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है जो ये लिक्विड है, जो ये द्रव है, ये किस में पाया जाता है, नर में कि मादा में, मेल में कि फीमेल में। तो याद रखना है ये हमेशा नर हिरण में, मेल में पाया जाएगा, नर हिरण में पाया जाएगा, ये नर मृग में पाया जाएगा ये लिक्विड। और इसी लिक्विड की वजह से इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ है, शिकार भी हुआ, इसकी बहुत ज्यादा शिकार हुआ है, तो सरकार को इसको संरक्षित करने की जरूरत पड़ी। तो यहीं से आप ध्यान रखेंगे, दो आपके कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र आपने याद रखने हैं, कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र आपने याद रखने, जहां इनको संरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। तो दो कस्तूरी मृग संरक्षित केंद्र आपने याद रखने हैं, वैसे 2-3 हैं तो और भी हैं, पर आपको 2 पे फोकस रखना है। 2 आपके कस्तूरी मृग संरक्षित केंद्र जो है वो, एक है आपका कांचुला खर्क, एक है आपका कांचुला खर्क जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कांचुला खर्क कहाँ है, तो चमोली में। ये क्या है, कस्तूरी मृग संरक्षित केंद्र है, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है अस्कोट, ये आपका पिथौरागढ़ में है। तो अस्कोट जो कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है वो कहाँ है आपका, वो पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो कस्तूरी मृग राजकीय पशु से आपने इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बुक्स में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो राजकीय पशु कस्तूरी मृग, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखा, इसकी नाभि में एक लिक्विड पाया जाता है, वो याद रखना है, वो नर हिरण में, मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं। दूसरा कस्तूरी मृग संरक्षित केंद्र याद रखने, कहाँ इनका रिजर्व सेंटर है, तो 2 हैं आपके, एक कांचुला खर्क, कांचुला खर्क आपका किधर पड़ा, चमोली में, और एक अस्कोट आपका ये कहाँ पड़ा, पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम, राजकीय पुष्प पे, राजकीय पुष्प फ्लावर पे आ जाएंगे, स्टेट फ्लावर पे। तो राजकीय पुष्प जो है आपका, राजकीय पुष्प वो आपका ब्रह्म कमल है, वो आपका ब्रह्म कमल है। तो ब्रह्म कमल से आप एक तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, ठीक है, सोसोरिया अवलेटा कुछ ऐसा इसका वैज्ञानिक नाम है, वो इजीली आपको बुक्स में मिल जाएगा। अब इससे क्या क्या याद रखने, एक तो इससे इसका स्थानीय नाम, लोकल नेम याद रखना है, जो इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो इसका स्थानीय भाषा में आपने नाम याद रखना है, लोकल लैंग्वेज में इसका नाम कौलपदम है। ये कौन सा है, इसका स्थानीय नाम कौलपदम है, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो याद रखना है जो ब्रह्म कमल है उसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, 24 प्रकार पाए जाते हैं इसके, ठीक है। दूसरा आपने इसका कलर याद रखना है, जब भी आप कभी तुंगनाथ या बद्रीनाथ या केदारनाथ यात्रा पे जाएं तो आपको उच्च हिमालय क्षेत्रों में ये फूल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल कमल की तरह नहीं होता है, नॉर्मल का कमल का फूल पूरा खिला हुआ रहता है, ये ऐसा बंद टाइप में होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसका कलर आपको ध्यान रखना है, इसका जो रंग होता है वो बैंगनी, ये बैंगनी कलर का होता है, कहीं कहीं ये व्हाइट भी मिल जाएगा आपको, सफेद, ठीक है। मेनली आपको बैंगनी कलर का ये याद रखना है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम कहते हैं, ठीक है। ये अधिकतर चट्टानों में पाया जाता है, अगर देखेंगे तो चट्टानों के बीच में ही खिलता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा ये किस भगवान को चढ़ाया जाता है, या किस भगवान को ये सबसे प्रिय है, याद रखना ये अपने शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, शिव भगवान को चढ़ाया जाता है आपका ब्रह्म कमल। तो याद रखना इस ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। इसकी उत्तराखंड में टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कलर में आपका पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का या सफेद कलर का आपको मिलेगा। अधिकतर चट्टानों में खिलता है और भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। किस भगवान को प्रिय है, तो भगवान शिव को ही प्रिय है, ठीक है। ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, ठीक है। राजकीय पुष्प के बाद, राजकीय पुष्प के बाद आप आ जाएंगे राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री के ऊपर। तो राजकीय वृक्ष आपका बुरांस है। बुरांस का फूल आपने देखा होगा, रेड कलर का, है ना। ज्यादा ऊपर नहीं, आप मसूरी में भी चले जाओगे, धनोल्टी वाले एरिया में भी चले जाओगे, ठीक है। तो हिमालयी क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसका नाम है बुरांस। तो बुरांस से आपने क्या याद रखना है, एक तो ये राजकीय वृक्ष हो गया। दूसरा इसका जो जूस होता है, बुरांस का जो जूस होता है वो हृदय रोगों में काम आता है, हार्ट डिजीज में क्या आता है, काम आता है। तो याद रखना कि बुरांस का जो जूस है वो आपका हार्ट रोगों के लिए, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद देता है, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष से आपने बुरांस याद रखना है, ठीक है। आ जाते हैं अब राजकीय पक्षी पे, स्टेट बर्ड पे। तो ये आपकी मोनाल है,
ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में आपको मिल जाएगा। बड़ा सुंदर पक्षी होता है ना, रंग बिरंगा होता है। तो मोनाल इसका क्या है, नाम है। इसको स्थानीय भाषाओं में कहीं कहीं मन्याल भी बोला जाता है, इसको कहीं कहीं मन्याल भी बोला जाता है। याद रखना, जो राजकीय पक्षी है उसका जो प्रिय भोजन है, उसको जो सबसे अच्छा खाना लगता है वो आलू लगता है। आलू इसका क्या है, प्रिय भोजन है। आलू इसका प्रिय भोजन है। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पशु हो गया, ठीक है, राजकीय फूल हो गया आपका। अब आ जाते हैं राजकीय खेल पे। राजकीय खेल आपने याद रखना है फुटबॉल। राष्ट्रीय हॉकी है, और उत्तराखंड का अगर आपसे पूछेगा कि राजकीय खेल क्या है तो वो फुटबॉल है। अब आपसे पूछेगा कि ये फुटबॉल को कब हमने राजकीय खेल बनाया, ये तो सब 2001 में चले गए। तो जो राजकीय खेल हमने फुटबॉल बनाया तो यहां से याद रखना, इसको 2011 में हमने अपना राजकीय खेल बनाया। ठीक है, अगला आ जाते हैं राजकीय वाद्य यंत्र पे। राजकीय वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। तो वो तो सबको पता है, वो हमारा ढोल है। ढोल आपने देख ही रखा होगा, गढ़वाल की संस्कृति में, गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति में ढोल और नगाड़ा। तो जो ढोल है वो आपका क्या है, राजकीय वाद्य यंत्र है। इस ढोल से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है। उत्तराखंड में ढोल सागर, इस ढोल को बजाने की भी कला होती है ना। किसी दिन मैं अपने गांव जाऊंगा तो हमारे गांव के हैं वो, नाम है उनका उत्तम दास। तो जरूर इन पे वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। उत्तम दास ये आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे ढोल बजता है, कितनी तालें होती हैं, कैसे कैसे वो बजता है। और इन उत्तम दास की एक खास बात ये, ढोल और नगाड़ा एक साथ बजाते हैं। तो इस बार मैं अगर गांव गया तो जरूर इन पे वीडियो बना के लाऊंगा, इनसे बातचीत करूंगा और आपके सामने वो वीडियो जरूर मैं अपने चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग देखें उसको। तो याद रखना, जो हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है वो ढोल है, और ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता, ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है आपके, तो वो आपके उत्तम दास है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो हो गई। अब एक आपने याद रखनी है अपनी स्टेट बटरफ्लाई याद, राजकीय तितली। राजकीय तितली, तो याद रखना राजकीय तितली, याद रखना भारत में 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां राजकीय तितली है। ठीक है, जहां तक मेरे को ध्यान है 2 ही ऐसे राज्य हैं, एक महाराष्ट्र है, पहला राज्य महाराष्ट्र जिसने किसी तितली को राजकीय घोषित किया हो, और दूसरा आपका उत्तराखंड है। तो याद रखना है 2016 में हमने एक तितली को क्या कर दिया, स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया। तो वो आप याद रखेंगे, वो आपकी कॉमन पीकॉक है। तो कॉमन पीकॉक जो है आपकी, वो आपकी स्टेट बटरफ्लाई है, राजकीय तितली है। तो ये थे आपके प्रतीक चिन्ह, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको इजीली बुक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं राजनीति पे, उत्तराखंड की राजनीति पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं उत्तराखंड की राजनीति। तो ये मैंने जल्दी जल्दी आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको इजीली बुक्स में भी मिल जाएंगे और नॉर्मली ये सबको ही पता होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तराखंड की राजनीति पे, जहां से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था पे। उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था पे, नैतिक व्यवस्था पे। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है कि राज्य की जो विधायिका होती है, जिसे आप विधानमंडल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप केंद्र में पढ़ोगे, जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा तो केंद्र में आपने जब संसद पढ़ेंगे तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। वैसे ही राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है, इसे बोलते हैं हम विधानमंडल। इस विधानमंडल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधानसभा, और दूसरी होती है आपकी विधान परिषद। विधान परिषद, तो जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक होती है विधायिका, वैसे राज्यों में भी द्विसदनात्मक होती है। ठीक है, पर यहां पर क्या आ गया, पर कुछ ही राज्य हैं जहां विधान परिषद है भारत में, दोनों सदन कोई किसी राज्य में। 22 राज्यों में भारत में एक सदनात्मक व्यवस्था है, मतलब वहां सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। अब कुछ राज्य भारत में बहुत बड़े हैं जनसंख्या में, तो वहां विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत में वो कौन से राज्य, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपका जो जीएस आएगी कि भारत में वो कौन से राज्य हैं जहां क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो आपको याद रखना है, भारत में वो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर भी था पर उससे अब राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तो ये आपके 6 स्टेट ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ठीक है, क्योंकि बड़े राज्य हैं, जनसंख्या बड़ी है, तो यहाँ विधान परिषद भी है। बाकी जितने राज्य आपके 22 बचे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, पंजाब, जितने भी राज्य बचे, वहां एक सदन है, वहां क्या है, सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जैसे केंद्र में संसद, संसद के 2 पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में क्या होती है, विधानमंडल, विधानमंडल में भी विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो 22 राज्य तो ऐसे हैं जहां सिर्फ विधानसभा है, 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो अपने राज्य पे आ जाते हैं। तो अपना राज्य कैसा है, छोटी सी जनसंख्या है, ज्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं है, तो हमारे यहाँ सिर्फ क्या है, विधानसभा है। हमारे क्या है, विधानसभा, विधानसभा, है ना, ये हमारी विधायिका है। आपने पढ़ा होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जहां से सारे कानून पास होते हैं, है ना। तो राज्य संबंधी जो कानून होंगे ये विधानसभा ही पास करेगी। इसके जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उन्हें आप MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। जैसे हिंदी में आप विधायक कहते हैं, हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, आप विधायक कहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में टोटल कुल विधायक अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में कुल विधायक कितने हैं, आपने पढ़ा होगा कि 2 विधानसभाएं हमारी, है ना। पहले तो सिर्फ देहरादून में थी, अगर रिस्पिना पुल आपने आए होंगे, विधानसभा चौक, वहीं से आप लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे तो विधानसभा दिख जाएगी आपको, है ना। हर विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, है ना, 1 साल में 3 बैठकें होती हैं। उस दिन ये बैठते हैं, सदन में चर्चा करते हैं, कोई कानून पास कराना होगा तो उसको पास करवाते हैं, ठीक है। तो कुल विधायक अगर आपसे पूछा तो कुल विधायक 71 है, 71 विधायक हैं, कुल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इन 71 में से जो 70 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। वो निर्वाचित मतलब उनको हम लोग चुनेंगे, जनता चुनेगी। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिले की जनता 70 विधायक चुनेंगे, है ना, अपने अपने क्षेत्र से एक MLA को चुनेंगे विधायक, ठीक है, जो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा विधानसभा में, ठीक है। तो 70 विधायक आपके जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब बचा आपका 1 विधायक, ये बचा आपका 1 विधायक। तो ये मनोनीत होता है, मनोनीत मतलब इसकी नियुक्ति होती है, मनोनीत। तो इसको जो मनोनीत करता है वो आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। अब आपको बोलोगे कि ये कौन है, एक आदमी जिसको स्पेशल राज्यपाल नियुक्त करता है, तो इसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन विधायक, इसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन MLA विधायक। तो एंग्लो इंडियन का मतलब हो गया ब्रिटिश भारतीय नागरिक, ब्रिटिश सिर्फ ब्रिटिश, ब्रिटेन का, ब्रिटिश भारतीय नागरिक, जिसके मम्मी पापा तो ब्रिटेन के हों पर उसका जन्म कहां हुआ हो, भारत में हुआ हो, या मम्मी या पापा में से कोई एक ब्रिटिश हो, कोई एक इंडियन और उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, तो उसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन विधायक, ठीक है, उसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन नागरिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने एक पहले भी अभी आपको जब संविधान पढ़ाऊंगा तो वहां पे जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे 15 अगस्त 1947 के बाद, जब अंग्रेज यहां से चले गए तो सारे अंग्रेज नहीं गए, कुछ अंग्रेज यहीं रुक गए। जैसे आपने बहुत सारे अंग्रेज सुने होंगे, जैसे रस्किन बॉन्ड है आपके, जैसे टॉम ऑल्टर है, बहुत सारे अंग्रेज ऐसे हैं जो यहीं रुक गए भारत में। अब जो भारत से जा रहे थे अंग्रेज, उन्हें ये टेंशन हुई कि इन लोगों के साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो, है ना, इनके साथ राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर भेदभाव ना करें भारत वाले, क्योंकि आपको पता है इंडिया वाले खतरनाक होते ही हैं, है ना। उनको मिल गया कोई अंग्रेज, बोला इनका तो हम गुलाम रहे, पीट दिया उसको, है ना, जैसे हम करते ही हैं कि कुछ हो गया, सपोज किसी गाड़ी ने किसी बच्चे को कुचल दिया, कुछ भी हो गया, गाड़ी ने किसी को मार दिया, या बाघ आ गया, अक्सर आप देखते हो तेंदुआ आ गया, बाघ आ गया, उसने किसी बच्चे को खा दिया, और हम क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और बस जला देते हैं, जैसे कि बाघ बस में बैठ के आओगे उसको खाने के लिए। तो इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको लगा कि इनके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो उन्होंने बोला आप अपनी राजनीति में इन्हें क्या दोगे, पार्ट दोगे, इन्हें हिस्सा दोगे, है ना। इसलिए भारत के हर एक राज्य में, भारत के हर एक राज्य में जहां एंग्लो इंडियन नागरिक होगा उसे विधायक बनाया जाता है, वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वैसे अपने उत्तराखंड में भी हर राज्य में होता है जिसको वहां का राज्यपाल चुनता है। तो अपने उत्तराखंड में भी क्या है, 1 एंग्लो इंडियन विधायक होता है और उसको चुनता कौन है, राज्यपाल। जैसे वर्तमान की आप बात करें तो जो कार्मन स्कूल है आपका, जो आपका कार्मन स्कूल है देहरादून में, डालनवाला में, उसके जो प्रिंसिपल है ग्रेग ऑवरी मैन, कुछ ग्रेग मैन उनका नाम है,
है ना, वो आप देख लेना। ग्रेग मैन इनका कुछ नाम है, कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये आपके एंग्लो इंडियन विधायक हैं, है ना। तो एंग्लो इंडियन विधायक समझ गए होंगे। एंग्लो इंडियन विधायक का मतलब ब्रिटिश भारतीय नागरिक, है ना, जिसके मम्मी पापा या तो ब्रिटिश रहे हो, उस बच्चे का जन्म भारत में रहा हो, या उसके मम्मी या पापा में से कोई एक ब्रिटिश हो, ठीक है, और उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ, उसे बोलेंगे एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो सिर्फ ब्रिटिश, हाँ, और कोई देश का नहीं, ब्रिटिश। तो एक एंग्लो इंडियन विधायक ये कौन है, ये राज्यपाल चुनता है, और हर राज्य में होता है, तो अपने उत्तराखंड में भी है, ठीक है। तो ये 70 + 1 हो गए। 70 तो जनता चुनेगी, जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उसकी जनता 70 चुनेगी, एक जो चुनेगा वो राज्यपाल चुनेगा। ये कौन होगा, एंग्लो इंडियन विधायक होगा, ठीक हो गया। अब यहां से आ जाता है कि कुछ सीटें रिजर्व भी रखी जाती हैं, रिजर्व मतलब आरक्षित रखी जाती हैं। तो यहीं पे आपने ध्यान रखना है कि इन 70 सीटों में से ये जो 70 जनता चुनती है, इसमें से आपको पूछेगा कि आरक्षित सीटें कितनी हैं। इसमें से आपको पूछेगा कि आरक्षित सीट कितनी है, कितने विधायक हैं जो आरक्षित सीटों से आते हैं। तो कुल अगर पूछेगा, यहां पे ध्यान रखना, बच्चे बड़ा गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। कुल अगर पूछा कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो आपने याद रखना है कुल आरक्षित सीटों की संख्या 15 है। टोटल 15 सीटें रिजर्व की गई हैं विधायकों के लिए। तो 70 में से 15 आपके रिजर्व हो गए। अब पूछेगा ये 15 कौन है, तो ये 15 कौन है, तो इनमें से SC शेड्यूल कास्ट, जिसे आप अनुसूचित जाति बोलते हो, अनुसूचित जाति, इनके लिए रखी गई हैं 13 विधायक, 13 सीट इनके लिए आरक्षित है, ठीक है। बची आपकी 2 सीटें वो ST के लिए, जिन्हें आप अनुसूचित जनजाति बोलते हो, शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें बोलते हो, अनुसूचित जाति, उनके लिए 2 सीटें रखी गई हैं। टोटल हो गई आपकी 15। तो 70 में से 15 सीटें आपकी आरक्षित हैं, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी आरक्षित है बोलेगा 70 में से, तो 13, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी आरक्षित हैं, तो 2। अब आप बार बार सुनते होंगे अनुसूचित जाति, जनजाति। क्या है ये अनुसूचित जाति और जनजाति, दोनों में फर्क समझ लो। जो अनुसूचित जाति है ये तो नॉर्मल लोग हैं, है ना। नॉर्मल मीन्स ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, ये हमारे जैसे इनके त्योहार होते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे बोली भाषा, सब कुछ हमारा जैसा होता है। आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, अनुसूचित जनजाति पे। अनुसूचित जनजाति का मतलब ये लोग आज भी मुख्य समाज से कटे हुए रहते हैं। कटे मीन्स कि इनका अपना एरिया होगा, ठीक है, इनका अपना क्या होगा, वेशभूषा होगी, अपने त्योहार होंगे, अपनी लैंग्वेज होगी, अपना पूरा कल्चर होगा इनका, अनुसूचित जनजाति वालों का। जैसे तो आपको यहां से याद रखना है कि 1967 में, 1967 में उत्तराखंड की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। वो हैं आपकी जौनसारी, वो हैं आपके जौनसारी, थारू, भूटिया, बोक्सा और राजी। याद रखना, उत्तराखंड की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा 1967 में। तो ये आपकी 5 यहां पर क्या है, अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। अब मैंने बोला अनुसूचित जनजाति किन्हें बोलेंगे, जो हमसे बिल्कुल कटे हुए हैं, अलग रहते हैं, ये अपनी वेशभूषा, अपना लैंग्वेज, सब कुछ अपना होता है। इनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे जौनसारी हैं, जैसे जौनसार क्षेत्र के हैं, है ना, तो चकरौता, त्यूनी, कालसी, इन तीनों तहसीलों को मिलाकर जौनसार बाबर आप बोलते हैं। तो आप जैसे किसी जौनसारी महिला या पुरुष को देखेंगे, तो जैसे जौनसारी महिलाएं, है ना, तो वो उनको आप अलग से पहचान लोगे। वो लंबा सा घाघरा पहनती हैं, ऊपर ब्लाउज, फुल बाजू का ब्लाउज, फिर बास्केट, ऊपर से वो एक स्कार्फ बांधती हैं, तरह तरह की ज्वेलरी पहनती हैं। तो आप फट से पहचान लोगे कौन है, पक्का जौनसारी जनजाति के हैं। इनके पुरुष हैं तो ओवरकोट पहनते हैं, सर पे एक टोपी पहनते हैं, जैसे हिमाचली टोपी, डिगुआ जिसे ये बोलते हैं, है ना, नीचे से पैजामा पहनते हैं। तो आप फट से पहचान लोगे कौन है, जौनसारी है ना। इनके त्योहार हमसे अलग, जैसे आप दिवाली कब मनाते हो, नवंबर में, ये सब लोग दिवाली कब मनाते हैं, दिसंबर में। इनका जागड़ा महोत्सव होता है, महासु देवता इनके वो हैं, इष्ट देवता हैं। हनोल इनका तीर्थ स्थान है। इनका आप जौनसारी डांस देखोगे तो इनका डांस भी बड़ा अच्छा सा होता है, अलग सा होता है, ठीक है। तो ये हैं जनजातियां। तो यही हैं 5 जनजातियां। 1967 में 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो 13 सीटें हो गई SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें हो गई अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। तो ये तो पूछता नहीं है वो आपसे, ये 13 सीटों के बारे में तो पूछेगा नहीं।
इन 2 सीटों के लिए पूछेगा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो 2 सीटें आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपने याद रखना है ये जो 2 सीटें हैं ये आपकी, एक तो चकरौता सीट है, चकरौता विधानसभा जो आपकी देहरादून में पड़ती है, देहरादून, ठीक है, और दूसरी आपकी नानक मत्ता, दूसरी आपकी नानक मत्ता। तो नानक मत्ता आपकी यूएस नगर, उधम सिंह नगर में पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पूरी विधानसभा यहाँ पर, है ना। तो टोटल सीटें 71, 70 जनता चुनेगी, एक एंग्लो इंडियन ब्रिटिश भारतीय नागरिक होगा जिसको राज्यपाल चुनेगा, ठीक है। 70 में से फिर पूछेगा कि आरक्षित कितनी है, तो टोटल पूछेगा तो 15 सीटें आरक्षित हैं। 15 में से 13 आपकी किसके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए हैं, और 2 सीटें आपके शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। जनजाति का मतलब आप समझ गए, है ना, ये लोग बिल्कुल अलग हैं, हमसे अलग रहते हैं, हमसे अलग कल्चर है, सब कुछ बढ़िया है इनका। ये 2 सीटें हैं। वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं, एक तो चकरौता जो देहरादून में पड़ती है, दूसरी नानक मत्ता जो यूएस नगर में पड़ती है, ठीक हो गया। 1967 में 1967 में 5 जातियां, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी को क्या दिया गया, जनजाति का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी विधानसभा, है ना, राज्य की विधानसभा। अब आ जाते हैं लोकसभा में, अब आ जाते हैं लोकसभा में। अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको, है ना, मोटा मोटा बता रहा हूं कि कैसे कैसा है। अब आ जाते हैं लोकसभा। लोकसभा, तो लोकसभा की हमारे यहाँ 5 सीटें हैं, है ना। अब विधानसभा छोटी छोटी सीटें, अब बहुत सारी विधानसभाओं को हम मिलाते हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 10-10 विधानसभाएं आती हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो टोटल हमारे यहाँ 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। कितने हैं, 5। अब ये 5 लोकसभा क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं। 3 गढ़वाल में याद रखने हैं। जैसे पहला हो गया टिहरी लोकसभा क्षेत्र, टिहरी लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, टिहरी लोकसभा क्षेत्र। दूसरा हो गया आपका पौड़ी लोकसभा क्षेत्र, पौड़ी लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। तीसरा हो गया आपका हरिद्वार। सीक्वेंस से चलो, बस आराम से याद हो जाएंगे। तो 3 गढ़वाल मंडल में हो गए, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, और 2 आपके कुमाऊं मंडल में हो गए, एक नैनीताल, नैनीताल, और दूसरा आपका हो गया अल्मोड़ा। तो ये 5 आपके पास क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। अब यहां भी देख लेना कि क्या कोई रिजर्व है कि नहीं है, जो दिमाग में रखना है। तो 5 में से एक आपका रिजर्व है, यहाँ आरक्षित है, वो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र, जो किसके लिए आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, ये रिजर्व है, ये सीट, ठीक है। यहाँ जब भी उठेगा 2026 तक कौन उठेगा, शेड्यूल कास्ट के बीच ही मुकाबला होगा यहाँ, और कोई नहीं उठेगा, ठीक है। तो 5 में से एक रिजर्व हो गई, कौन सी, अल्मोड़ा। अब यहाँ से सांसद भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो टिहरी से आपकी महारानी राजलक्ष्मी शाह, महारानी राजलक्ष्मी शाह, ये परमार वंश की हैं, राजलक्ष्मी शाह, ये परमार वंश की हैं। अभी पढ़ाऊंगा आपको गढ़वाल का परमार राजवंश, ठीक है। पौड़ी से आपके जो आपके सीएम है प्रेजेंट टाइम में, तीरथ सिंह रावत। तो पौड़ी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीट वैसे भी खाली होने वाली है ना। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होगा उसे विधायक होना जरूरी है, अगर वो लोकसभा का मेंबर हो तो उसे वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये सीट वैसे खाली होने वाली है, यहाँ चुनाव होंगे आपसे, ठीक है। तो पौड़ी अभी छोड़ दो। हरिद्वार का याद रखना है, ये आपके रमेश पोखरियाल हैं, रमेश पोखरियाल। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। कहां से हैं, हरिद्वार लोकसभा सीट से ये सांसद हैं, ठीक है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें सांसद, एमपी बोलते हैं आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्हें बोलते हैं, ठीक हो गया। तो हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, पौड़ी वाली खाली होने वाली है, वहां चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से महारानी राजलक्ष्मी शाह। नैनीताल से आपके अजय भट्ट हैं, अजय भट्ट, और अल्मोड़ा से आपके अजय टमटा हैं, अल्मोड़ा से आपके अजय टमटा हैं। ये आरक्षित सीट है, अजय टमटा, ठीक हो गया। तो ये हो गए आपके 5, पांचों के पांचों बीजेपी के हैं। पता ही आपको मोदी लहर में सब जीते। तो ये पांचों की पांचों सीटें किसके पास हैं, अभी फिलहाल भाजपा के पास है ना। पौड़ी का मैंने बता दिया, पौड़ी में मुख्यमंत्री जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, वो इस्तीफा देने वाले हैं, है ना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं अभी। तो मुख्यमंत्री का विधायक होना जरूरी है, भले उस टाइम वो विधायक न हो तो 6 महीने का टाइम मिलता है। जैसे आपने ममता बनर्जी का सीन देखा, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो खुद की सीट हार गई, वो जो नंदीग्राम था वहां से चुनाव हार गई हैं, पर फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी है।
तो आपके मन में वो आया होगा ये तो खुद तो हार गई तो मुख्यमंत्री कैसे बनी। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री वो बन सकती हैं, पर उनके पास 6 महीने का टाइम होगा। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें विधायक बनना पड़ेगा चुनाव लड़के, है ना। वैसे आपके तीरथ सिंह रावत हैं, वो हैं तो अभी सांसद, ठीक है, पौड़ी से, पर वो भी मुख्यमंत्री बन गए उत्तराखंड के। तो अब वो कहीं ना कहीं से जो 56 सीटें भाजपा के पास हैं, उन 56 में से कहीं ना कहीं एक विधायक इस्तीफा देगा, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, है ना। हो सकता है जिस सीट से विधायक खाली हो वही लोकसभा चुनाव लड़े, ठीक है। तो पौड़ी में अब फिर नया सांसद बनने वाला है, ठीक है, तो इसलिए पौड़ी छुड़वा दिया। तो ये 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, 5 में से एक रिजर्व है आपका, वो है आपका अल्मोड़ा सीट, ठीक है। अब विधानसभा आपने देख ली, लोकसभा आपने देख ली, अब आ जाते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा से भी यहां से सांसद जाते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होता है, ठीक है। तो राज्य छोटा सा है, तो इसलिए हमारे यहाँ राज्यसभा की मात्र 3 सीटें हैं। 3 सीट होती हैं राज्यसभा की हमारे यहाँ से, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो बहुत बड़ा राज्य है, तो 31 सीटें वहां से राज्यसभा की, है ना। और राज्यसभा सांसदों को जो चुनाव करते हैं वो आपके विधायक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब पॉलिटी में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा की हमारे यहाँ 3 सीटें हैं। ये 3 सीटों में कौन कौन है याद रखना है। सबसे पहले प्रदीप टमटा हैं आपके, ये कांग्रेस से हैं, तो प्रदीप टमटा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके अनिल बलूनी हैं, ये भाजपा से हैं, अनिल बलूनी, ठीक है। और एक हाल ही में चुने गए हैं जिनका नाम है नरेश बंसल, नरेश बंसल। ये जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि अभी चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। तो ये 3 सीट आपने राज्यसभा की याद रखनी है। प्रदीप टमटा कांग्रेस से हैं, अनिल बलूनी और नरेश बंसल आपके क्या हैं, ये भाजपा से हैं। तो ये थी आपकी उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। विधानसभा 70 सीटें प्लस 1 एंग्लो इंडियन विधायक, ठीक है। लोकसभा की 5 सीटें प्लस 1 अल्मोड़ा वाली रिजर्व है आपकी, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, एक आपके प्रदीप टमटा हो गए, एक आपके अनिल बलूनी हो गए और एक आपके नरेश बंसल हो गए, ठीक है। तो ये थी हमारे उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। खूब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। लास्ट में चलते हैं जिलों पे, लास्ट में चलते हैं जिलों पे, क्योंकि जिले से भी क्वेश्चन आएगा। आपके पास मिक्सअप करके दे देता है कि ये जिला गढ़वाल का है, ये जिला कुमाऊं मंडल का है, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा जिला है कि नहीं है। तो आपको याद रखना है अपने यहाँ 2 पार्टों में 2 मंडल हैं, अपने यहाँ 2 हमारे यहाँ क्या है मंडल है, ठीक है। वो 2 मंडल हैं आपके, एक है आपका गढ़वाल मंडल, एक है आपका गढ़वाल और एक है आपका कुमाऊं मंडल। अभी आपको स्कंद पुराण पढ़ाऊंगा तो वहां पे गढ़वाल मंडल को केदार खंड और कुमाऊं मंडल को मानस खंड कहा गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर रूप से शुरू करेंगे और उत्तराखंड की हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है। या आप लोगों को उत्तराखंड में कुछ और चीजें पढ़नी है तो कमेंट कर दें मेरे को, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले हैं, ठीक हो गया। तो 7 और 6 13, टोटल हो गए आपके 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके, ठीक है। तो देखो गढ़वाल मंडल में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देहरादून, देहरादून हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बगल में हरिद्वार हो गया आपका, ठीक है। हरिद्वार के ऊपर चलो तो पौड़ी मिल गया आपको, ठीक है। पौड़ी के बगल में चलो तो आपको चमोली मिल गया। फिर आपका रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है। फिर आपका टिहरी गढ़वाल हो गया और लास्ट में आपका उत्तरकाशी हो गया। तो ये आपके गढ़वाल मंडल के 7 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये गढ़वाल मंडल में ध्यान रखने आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिक्सअप करके दे देता है, जैसे कभी दे देगा 3 जिले दे देगा, एक कुछ डिफरेंस दे देगा, या कुमाऊं का दे देगा या आपका रुड़की उड़की दे देगा, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा ये जिला है कि नहीं है, ठीक है। अगले आ जाते हैं कुमाऊं मंडल पे। तो कुमाऊं मंडल के जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपके नैनीताल, ठीक है। नैनीताल के बाद चलो आप तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बगल में चलो चंपावत, बागेश्वर, ठीक है, पिथौरागढ़ और लास्ट में आपका उधम सिंह नगर। तो ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए कहाँ के, कुमाऊं मंडल के। तो हो गए 7 और 6 13। तो ये हो गया गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के जिले आपके, ठीक हो गया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ से, है ना। अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी इनकी वो पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, हर जिला वाइज भी आपको पढ़ाऊंगा,
ठीक हो गया। तो आगे आ जाता है कि आपसे पूछता है कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है, सबका पश्चिमी कौन सा है। ठीक है, तो चलो, तो यहां पे देख लो आप कि अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो आपका उत्तरकाशी है। सबसे उत्तर में आपका उत्तरकाशी है। सबसे दक्षिणी जिला जो पूछेगा वो आपका उधम सिंह नगर है, यूएस नगर, उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला अगर पूछेगा, सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो देहरादून है, देहरादून। और सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछेगा वो पिथौरागढ़, वो आपका पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये आपकी देहरादून में जिलों की स्थिति हो गई, जो सबसे पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है और दक्षिणी है। ठीक है, तो ये था आपका उत्तराखंड का सामान्य परिचय। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको जल्दी से रिवाइज करना। ठीक है, और वीडियो आप लोग पूरी देखा कीजिए, है ना, ज़्यादा लंबी होती नहीं है वीडियो, तो आप जरूर देखा करें। और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, है ना, क्योंकि आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है। तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, अपना कमेंट करें, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर लिखें और इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, आप संडे की क्लास में पॉलिटी के साथ मिलेंगे आपके, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।